गुड मॉर्निंग। हम लोग उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे, तो उसके प्रथम भाग में हम लोग किडनी का आउटर जानकारी लिए थे। किडनी का संख्या, आकार, आकृति। किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। तो जो काम किडनी का है वही काम नेफ्रॉन का है। तो किडनी का काम हम लोग देखे थे कि रक्त को छानना या मूत्र का निर्माण करना, यानी छना हुआ द्रव जो है वही मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण जो है 3 विधि के द्वारा संपन्न होता है। पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन माने पुनः अवशोषण हिंदी है, और तीसरा सीक्रेशन यानी स्राव होता है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इस नेफ्रॉन में यहाँ पर आर्टरी आया है। अब आर्टरी से ब्लड जा रहा है, तो इसका डायमीटर कम हो गया है। जहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ फिल्ट्रेशन का कार्य होता है, और फिल्ट्रेशन का कार्य जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसलिए ऐसे फिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहाँ से होती है, तो आंसर होगा ग्लोमेरुलस। अब जो ये फिल्ट्रेट है, छना हुआ द्रव एक कप लाइक स्ट्रक्चर में जमा होता है, जिसको बाउमेंस कैप्सूल कहा जाता है, वैज्ञानिक के नाम पर है। अब ये एक पाइप का शक्ल ले लिया। पाइप के ऊपरी भाग को पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, मध्य भाग को लूप ऑफ हेनली, और इसके दूर वाले भाग को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहते हैं, जिसका अंतिम एंड जो है कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। अब ये जो फिल्ट्रेट द्रव है उसमें जो उपयोगी पदार्थ हैं उसका पुनः अवशोषण जो है पीसीटी के लोकेशन में हो जाता है, जिसमें वाटर, साल्ट, ग्लूकोज आदि जो है ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब आगे बढ़ता है फिल्ट्रेट। अब लूप ऑफ हेनले यूरिया से संबंधित हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते डीसीटी में चला गया, तो जो भी टॉक्सिक या एक्स्ट्रा पदार्थ है पुनः जो है इसका सिक्रेशन यहाँ हो जाएगा, और ये द्रव कलेक्टिंग डक्ट में प्रवेश कर जाएगा। जब द्रव कलेक्टिंग डक्ट में प्रवेश कर जाएगा तब जो है मूत्र उसको कहा जाएगा। तो इसको लाइनबद्ध कर लो, लिखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया, लाइन बाय लाइन चलते रहो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया ग्लोमेरुलस के द्वारा होती है। वैसा फिल्ट्रेशन, उसी में चलते रहो, वैसा फिल्ट्रेशन जो कोशिका झिल्ली के द्वारा हो उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। पॉइंट को बढ़ा दो। अब दूसरा पॉइंट है रीअब्जॉर्प्शन, हिंदी है पुनः अवशोषण। रीअब्जॉर्प्शन की क्रिया पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, शॉर्ट में पीसीटी के द्वारा होती है, जहां उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। जैसे जल, लवण, ग्लूकोज आदि। अब तीसरा स्टेप में सिक्रीशन है, हिंदी वर्ड है स्राव, माने निकलना। सिक्रीशन की क्रिया डीसीटी के द्वारा होती है, जिसमें हानिकारक पदार्थ
जैसे यूरिया का स्राव होने लगता है, स्राव होकर द्रव में मिल जाता है। लिखो, स्राव होकर या स्रावित होकर द्रव में मिल जाता है। फिर लाइन को चेंज करो कि जब छना हुआ द्रव यानी फिल्ट्रेट, जब छना हुआ द्रव कलेक्टिंग डक्ट में प्रवेश करता है, कलेक्टिंग डक्ट में प्रवेश करता है, तो उसे मूत्र कहते हैं। अब ये विधि हुआ कि मूत्र का निर्माण। अब इस मूत्र के निर्माण में, उसके वॉल्यूम में एक हार्मोन जो है भूमिका निभाता है। उस हार्मोन का नाम है एडीएच, पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। लिखकर डैश दीजिए। एडीएच या वैसोप्रेसिन यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, जो मूत्र में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। यदि किसी कारणवश एडीएच की कमी हो जाए तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बार बार मूत्र त्याग की आवश्यकता होती है। यह एक बीमारी है जिसे डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अंडरलाइन कर दो उसको। दो तरह का डायबिटीज, एक डायबिटीज मेलिटस जिसका कारण था इंसुलिन का कमी और जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया था, लेकिन दूसरा डायबिटीज है इंसिपिडस जिसका कारण एडीएच या वैसोप्रेसिन है, जिसमें मूत्र त्याग या यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब कभी कभी दोनों डायबिटीज हो जाएगा तो बार बार मूत्र त्याग होगा, ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा रहेगा। समझ गया बात? एडीएच, फिर से ध्यान दो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी लगा हुआ है। उसका टेंडेंसी है कि मूत्र में जल ज़्यादा नहीं निकले, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा शरीर में। उसका टेंडेंसी ये है कि पानी को ज़्यादा हम बाहर नहीं निकालें, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए ए वर्ड को हम हटा दिए, तब क्या हो जाएगा? इसका काम उल्टा हो जाएगा डीएच का।
तो ADH का उल्टा DH होगा ना, एंटी लगा हुआ तो 180 डिग्री घूम गया ना वो। तो अब लिखो डायूरेटिक पदार्थ, हार्मोन ना लिख के पदार्थ। प्रश्न है कि क्या है डायूरेटिक पदार्थ? वैसा पदार्थ जो मूत्र में जल की मात्रा को बढ़ाने का काम करता हो, जैसे अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन, थीन समझता है ना, थीन, ETC लगा दो। चाय, कॉफी, अल्कोहल ज़्यादा है, मूत्र त्याग बढ़ाता है। अब इसका हम लोग बीमारी के इलाज में करते हैं प्रयोग। ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जो मूत्र त्याग बढ़ाएगा। तो यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है, मूत्र देर से पास होने पर बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है कि मालूम दिन भर मूत्र त्याग नहीं कर रहा है, तो पाइप में बैक्टीरिया जमा होने लगेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा। मूत्र त्याग होना जरूरी होता है, बार बार पास होने से बैक्टीरिया, अब ज़्यादा होगा तब तो डायबिटीज इंसिपिडस होगी। अरे सबका बना हुआ है रेंज, न ज़्यादा न कम, उसी को संतुलित कहा जाता है, हर चीज़ में लागू होता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, UTI बोलते हैं शॉर्ट में, के इलाज में डायूरेटिक पदार्थ दिया जाता है। फिर जाके बुखार को कम करने का दवा के रूप में, कि मान लीजिए रेगुलर फीवर बना हुआ है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, क्रोनिक फीवर, तो हम यदि डायूरेटिक पदार्थ खिलावें इस पेशेंट को, तो उसका मूत्र त्याग ज़्यादा होने लगेगा। मूत्र त्याग ज़्यादा होगा तो प्यास भी इसको ज़्यादा लगेगा। तो रिजल्ट क्या हुआ कि पानी ज़्यादा पिएगा और त्याग भी ज़्यादा करेगा, यानी शरीर में पानी का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो वाटर जो है अब रेडिएटर के रूप में काम करेगा ना, हीट एनर्जी को लेके बाहर कर देगा। नहीं हुआ, उसका बुखार मेंटेन कर देगा। ऐसा औषधि में एगो अल्कासाइट्रोन एक औषधि है, वो मूत्र त्याग बढ़ावेगा। UTI इन्फेक्शन में कारगर होता है। कोई भी UTI का इन्फेक्शन है, अल्कासाइट्रोन सीधा इलाज है। पानी का जो है फ्लो है वो बढ़ा देता है। बस समझ गए ना। तो डायूरेटिक पदार्थ पूछे हुए है कि निम्न में कौन डायूरेटिक पदार्थ है, तो क्लियर हो जाएगा ऑप्शन से। चलो अब यहाँ पर जो छना हुआ द्रव है, तो छना हुआ द्रव में कौन कौन निकला कौन कौन नहीं निकला, तो एक लिस्ट बना लो, लिखना कि मूत्र निर्माण के दौरान अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया में RBC, WBC, प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छनते हैं, माने फिल्टर होते हैं, जबकि जल, लवण, ग्लूकोज
अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, पिगमेंट, ड्रग्स आदि छन जाते हैं। तो नहीं छनते हैं और छन जाते हैं, दो तरह का बात हो गया। और छनने के बाद जब कलेक्टिंग डक्ट में चला गया तो उसको मूत्र कहा गया। अब हम लोग का स्टडी हो जाएगा मूत्र, यूरिन। मूत्र का मात्रा एक समान व्यक्ति में 1.5 लीटर प्रतिदिन। मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4, एवरेज निकालोगे 6.6 हो जाएगा। मौसम के अनुसार और पानी के एवेबिलिटी के अनुसार कि हम कितना पानी लिए हैं, मूत्र का कंसंट्रेशन जो है अप डाउन करता है। मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण, पिगमेंट है यह। मूत्र का संरचना में जल 95%, यूरिया 2%, लवण 2%, अन्य पदार्थ 1%। अब ये जो अन्य पदार्थ है इसमें कई पदार्थ होंगे। अन्य पदार्थ में कई पदार्थ हैं। क्रिएटिनिन है, हिप्पूरिक एसिड है, अमीनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन, सल्फेट, फॉस्फेट यदि पिगमेंट है तो निकलेगा, यदि ड्रग्स खाएंगे ड्रग्स निकलेगा, बैक्टीरिया निकलेगा। करीब 84 तरह का पदार्थ जो है यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो क्रिएटिनाइन जो है एक मुख्य पदार्थ के रूप में है, जो यूरिन में मात्रा बढ़ जाए तो किडनी खराबी का संकेत देता है। फिर लाइन को चेंज करो कि जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा होती है तो इस बीमारी को ग्लूकोसूरिया कहते हैं। इस बीमारी को ग्लूकोसूरिया कहते हैं। नेक्स्ट, जब मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है
तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं। नेक्स्ट, किडनी रक्त को छानने के अलावा ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया करता है। ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया करता है। पॉइंट को बढ़ा दो। ऑस्मोरेगुलेशन क्रिया के दौरान किडनी शरीर में जल और लवण की मात्रा का निर्धारण करता है। तो कहेगा कि हमारे शरीर में कौन जो है ऑस्मोरेगुलेटरी अंग है, तो आंसर क्या बन जाएगा? किडनी हो जाएगा। तो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? तो जल और लवण की मात्रा का निर्धारण। समझ रहा है बात ना? अच्छा क्वेश्चन है। उसमें हार्ट चॉइस देगा, लीवर चॉइस देगा, तो लीवर ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन नहीं है। ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन का आंसर केवल क्या बनेगा? किडनी बनेगा। फिर पॉइंट को बढ़ाओ। किडनी के द्वारा रेनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो सोडियम अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट, किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन नामक रसायन स्रावित होता है, जो आरबीसी के निर्माण को उत्तेजित करता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब किडनी में खराबी आ जाए तो मूत्र का निर्माण नहीं होता, जिससे रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है। तो रक्त में यूरिया बढ़ेगा तो एक बीमारी होगा, कोष्ठ में लिख लेना यूरेमिया। रक्त में जब यूरिया बढ़ेगा तो उस अवस्था को क्या कहा गया? यूरिया से वर्ड ही डेवलप हुआ, जिसके कारण रोगी का मौत हो जाता है। उसी लाइन में जोड़ दो। डेली मूत्र में यूरिया निकलना चाहिए। डेली का यूरिया ब्लड में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ गया ना? चलते रहो। इसके इलाज के लिए किडनी का प्रत्यारोपण
या डायलाइसिस की प्रक्रिया, डायलाइसिस की प्रक्रिया अपनाई जाती है, नेक्स्ट, डायलाइसिस की क्रिया यंत्र द्वारा किया जाता है जिसे ऑटो डायलाइजर, ऑटो डायलाइजर कहते हैं, जो विसरण और परासरण के सिद्धांत पर, वहां से भी प्रश्न है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो विसरण और परासरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, विश्व में पहला किडनी का प्रत्यारोपण डॉक्टर चार्ल्स हफनागल द्वारा 1954 में किया गया। और भारत का बात होगा तो 1971 भेलोर में पहला प्रत्यारोपण हुआ था। लेकिन विश्व वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब किडनी का एक बीमारी है किडनी स्टोन, एक लाइन लिख लो, किडनी स्टोन का कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। किडनी स्टोन का कारण कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। तो हम लोग किडनी से संबंधित जानकारी ले रहे थे, मूत्र के बारे में जानकारी लिए, नेफ्रॉन के बारे में जानकारी लिए, कई बीमारी आ गया हमारा, डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में जानकारी लिए, पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसूरिया, यूरेमिया, किडनी स्टोन। किडनी यदि खराब हो जाए तो उसका एक ही उपाय है कि उसका प्रत्यारोपण करा लिया जाए या नहीं तो फिर डायलिसिस पर रखा जाए। अब ये डिपेंड करता है किडनी कितना % खराब है, उस पर डायलिसिस जो है कितना होगा, कि डेली डायलिसिस होगा या साप्ताहिक होगा या 15 दिन में होगा। किडनी डैमेज का सबसे बड़ा कारण जो है कम पानी पीना होता है। पानी यदि रेगुलर पिया जाए तो किडनी डैमेज की संभावना काफ़ी कम होती है। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगले क्लास में नया चैप्टर के साथ शुरू होंगे। जय हिंद।